आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन है। किसान बहनों भाइयों, कोरोना वायरस से लड़ाई अभी जारी है, इसलिए उससे बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन आप करते रहें। हर रोज की तरह आज भी हम उपस्थित हुए हैं खेती किसानी से जुड़ी लाभकारी जानकारियां लेकर। ये रबी का मौसम है और रबी की एक प्रमुख फसल आलू है, इसलिए आज हम आपको उसी से संबंधित जानकारी देंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है आलू की फसल में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवधेश कुमार तिवारी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बदलते हुए मौसम को ध्यान में रखते हुए आलू की फसल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जब मौसम में कोहरा पड़ रहा हो या मौसम बदल रहा हो तो भी अपनी आलू की फसल को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो निश्चित ही उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए, और निश्चित समय पर अगर आप बराबर नमी बनाए रखेंगे और फसल में सिंचाई करते रहेंगे तो इस मौसम का खास तौर से जब कोहरा पड़ रहा हो इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। दूसरा यह भी ध्यान में रखना है कि आगे और कोई मौसम में अगर बदलाव होता है, जैसे बारिश आदि होती है, तो भी आपको सावधानी रखनी होगी। सर, खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है, तो आलू की फसल में कब और किस प्रकार निराई गुड़ाई करें कृषक? जो आलू की फसल होती है, यह फसल खरपतवारों से काफ़ी प्रभावित होती है, तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि आलू की जो फसल है उसको दो तरह से इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आपने जैसा कहा कि निराई गुड़ाई, तो पहली सिंचाई के बाद खरपतवार तेजी से इसमें जमना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो करीब जब फसल आपकी 20 दिन की हो जाएगी, 15 दिन की हो जाएगी, उसके बाद इसमें खरपतवार उगाएंगे। तो किसान भाई चाहें तो इसके लिए विभिन्न तरह के हो भी आते हैं, विभिन्न तरह के मशीनें भी हैं जो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और खुरपी की सहायता से भी खरपतवार को निकाल सकते हैं। दूसरी विधि रासायनिक नियंत्रण भी है। रासायनिक नियंत्रण से भी किसान भाई खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए अगर रसायन से भी नियंत्रण करना चाहें तो एक रसायन है जैसे मेट्रीब्यूजिन 70%, इस रसायन को किसान भाई करीब 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप पानी में मिला के और अगर खरपतवार पर छिड़काव करें तो दोनों तरह की खरपतवार इसमें नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आलू की फसल में कई सिंचाई करने की जरूरत होती है, तो कब कब और कितने समयांतराल पे सिंचाई करनी चाहिए? ये आलू की एक ऐसी फसल है कि निश्चित ही इसमें कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, और इसकी जो सिंचाई है, पहली सिंचाई जब किसान भाई ये आलू की बो देता है तो उसमें देखेंगे कि 10 से 12 दिन पे उसमें आपको हल्का सा भी पानी की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ख़ास तौर से पहली सिंचाई आपको 12 दिन 13 दिन पे, और फिर इसी तरह से 8 से 10 दिन, या कुछ जैसे भारी ज़मीन है जिसमें बलुआर नहीं है उसमें 10 से लेके 15 दिन तक की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 8-10 सिंचाइयों की कुल आवश्यकता पड़ती है। अगर बीच में बारिश नहीं हुई तब तो इतनी सिंचाई ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 6 और 7 सिंचाइयों में भी आलू की अच्छी फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को निश्चित एक अंतराल पर 10 दिन के लगभग अंतराल को देखते रहें, और सिंचाई की जैसे ही आवश्यकता हो उसमें सिंचाई करते रहें। विशेष रूप से ये सिंचाई करते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि इसमें आलू का जो कूला है वो 2/3 से ज़्यादा भरने न पाए। अगर ये ज़्यादा भर जाएगा तो आलू को नुकसान हो सकता है।
तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय इन बात को अगर ध्यान रखेंगे तो सिंचाई का बेहतर फायदा मिलेगा। सर, कीट और रोग हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनसे बचाव के लिए क्या उपाय अपनाएं कृषक, और यदि उनकी फसल रोग ग्रसित हो गई है तो वे उसका उपचार किस प्रकार करें? आलू की जो फसल है इसमें कुछ रोग भी लगते हैं, कीड़े भी लगते हैं, और अगर सही समय पर उसका निदान नहीं किया गया, उसका उपचार नहीं किया गया, तो उससे क्या होगा कि पूरी फसल चौपट हो सकती है। ऐसे में किसान भाई खास तौर से विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी मौसम बदल रहा हो, तो ये मान के चलें कि मौसम बदल रहा है और आज बारिश की संभावना बन रही है, तो ये तो तब निश्चित समझें कि झुलसा रोग लगेगा। तो कभी कभी ऐसा भी सलाह दी जाती है कि किसान भाई झुलसा रोग लगने का इंतज़ार न करें। जब भी आपका कोहरा वगैरह हो रहा है और ऐसा लगता है कि बादल हो रहे हैं, तो कि सावधानी बतौर भी आप अपनी फसल पे फफूंदी नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और वह फफूंदी नाशक मैनकोजेब 75%, इसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 1000 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टर की दर से आप बहुत अच्छे से सावधानी के रूप में छिड़काव करें, जिससे ये रोग ही न लगने पाए। दूसरा, अगर जब बारिश हो गई तो बारिश होने के 24 घंटे के अंदर देखेंगे कि आपकी फसल पर झुलसा रोग का बड़ी तेजी से प्रकोप होता है। तो रोग लगने पर मैनकोजेब प्लस मेटालैक्सिल, मैनकोजेब के साथ कार्बेंडाजिम, कई ऐसे दवा रसायन ये बाजार में उपलब्ध हैं, इनको किसान भाई छिड़काव करें, जिससे तेजी से नियंत्रण। और छिड़काव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, पत्तियों तनों के हर हिस्से पर फफूंदी नाशक रसायन का बहुत अच्छे से छिड़काव करें। और यह अगर रोग लग गया है तो उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन का अंतर करके एक बार पुनः अगर रसायन का छिड़काव कर देंगे तो यह झुलसा रोग की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी बात, कभी कभी कुछ कीड़े भी लग जाते हैं, जैसे माहू का कीट अगर लग रहा है तो किसान भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा तो ये नुकसान नहीं करता, मगर इसके असर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो माहू भी अगर दिखाई दे रहा है तो एक इसका रसायन है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड रसायन को आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला के, और इस तरह से आपकी जो फसल, जितनी बड़ी फसल हो उसी हिसाब से पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाया, इसी तरह 500 लीटर पानी में आपका 1 हेक्टर खेत का अगर छिड़काव हो जाता है तो 500 में मिला के आप पूरी फसल पे अपने छिड़काव करें, जिससे इस कीट का प्रकोप कम से कम हो। साथ ही इसको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आलू के खेत में आपका कटुआ भी लग जाता है, कभी कभी आलू को काटता है। तो आप ये देखें कि आलू के खेत में आप जगह जगह पर हरे पत्तियां काट रख देंगे तो वो कीड़ा उसी पत्तियों के नीचे छिप जाता है और आप जाके उसे इकट्ठा करके मार भी सकते हैं। या अगर वो कटुआ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप सिंचाई वाले पानी के साथ कोई रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपको आलू के उसमें कई तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं। और एक बीमारी और लगती है, कॉमन स्कैब डिजीज। यह भी एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से आलू में कभी कभी कंदों पर धब्बे पड़ जाते हैं काले रंग के और ये भूरे रंग के। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप अगर बीज शोधन करके ही आलू बोएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और आलू की अच्छी पैदावार भी होगी और इस रोग से भी आप बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन कृषक फसल तैयार होने पर आलू की खुदाई कर लेते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आलू की खुदाई का उपयुक्त समय क्या है? हर फसल का एक पीरियड है
कि यह इतने अवधि की फसल है, इतने अवधि में तैयार होती है। अगर समय से पहले हम खुदाई कर लेंगे तो वह हार्वेस्टिंग के लिए, वह आगे भंडारण करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं रहेगी। हार्वेस्टिंग तो आपने कर लिया, खुदाई तो कर लिया, मगर भंडारण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं रहेगी। तो हर फसल, जैसे मान लीजिए कोई फसल जैसे चिप्सोना है, अब ये 110 दिन की फसल है, तो आपको आलू की जो खुदाई है या इसकी जो उम्र है उसके 10 दिन पहले आपको उसके फसल की, अगर आपको खुदाई करना है तो उसके अगर तनों को या पत्तियों को काट देते हैं तो नीचे आलू में जो है, आलू बहुत अच्छे से, इसकी नमी भी थोड़ी थोड़ी कम होगी और आलू नीचे से सूखेगी भी और भंडारण के लिए भी उपयुक्त रहेगी। तो आप अगर खुदाई ये पहचान रखें कि देखिए, वैसे तो ये होता है इसमें कि आलू को जब आप खुदाई करने की बात करते हैं, देखिए जब वेजिटेटिव ग्रोथ आलू को खत्म हो जाती है, जो वानस्पतिक वृद्धि है, और आलू के पौधे फूलों पर गिर जाते हैं, तो ये मान के चले कि आलू का कंद का विकास रुक गया है, अब आलू बढ़ना कम हो गई है। तो उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि अब इसकी उम्र, पौधे की जो वो है, वो आलू पूरी पड़ गई है, नीचे कंद तैयार हो गया है, तो उसके 10 दिन पहले उसके तने के हिस्से को काट दें और काट के उसको जो है एक तरफ ले जाएं, पशुओं को भी खिलाएं, दूसरा उसका खेत में ही इंतजार करें और आलू धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। सर, खुदाई के उपरांत आलू कैसे ले जाएं और उसका भंडारण किस प्रकार करें कृषक? आलू की खुदाई के उपरांत किसान भाइयों को एक विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब आलू की खुदाई करते हैं आप, तो आलू में 3 तरह की आलू दिखती है। एक ऐसी आलू कि जो छोटे साइज की होती है, एक ऐसी आलू जो मध्यम या मझले साइज की होती है, और एक ऐसी आलू जो बहुत बड़ी होगी, या वह फटी होगी, या वह कट भी जाएगी मशीन से खुदाई करते समय। तो ये 2-3 तरह की आलू दिखती है। तो जो बहुत, ये आप वहाँ पर ग्रेडिंग करें, खेत में ही ये ग्रेडिंग करें कि जब बहुत छोटी जो आलू है उसको अलग करें, वह आपके बुआई के बीज के लिए काम आएगा। दूसरी जो मध्यम बीज की मझोले साइज की आलू और मझोले या उससे थोड़ी बड़ी आलू, जो सबसे बड़ी और खराब आलू के बीज की है, तो इस आलू को अलग करें। इस आलू को आप कोल्ड स्टोरेज में ले जाएंगे और इसको जो है रखेंगे, जिससे बाजार बाद में आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी। तीसरी वाली आलू को आप, जो आपने छांटा है, जो कट गई है या जिसकी साइज बहुत बड़ी है या जिसमें फट गई है, उसको आप तत्काल बाजार में बेच देंगे, तो उसका एक अलग कीमत मिल जाएगी। इस तरह से आलू की ग्रेडिंग करेंगे और आलू को ग्रेडिंग करने के बाद आप खेत में ही बैगिंग करेंगे, और बैग करने के बाद आप जो है सीधे कोल्ड स्टोरेज को ले जाएंगे। कोल्ड स्टोर को ले जाने के बाद आप वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, और जब भी आलू का रेट बाजार में बढ़ता है, तब उस समय आप उस आलू को निकालेंगे और मार्केट में ले आएंगे, तो जिससे आपको बहुत अच्छी से अच्छी कीमत मिल सके और मुनाफा भी मिल सके। डॉक्टर साहब, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बहनों भाइयों, ये थी सभी जानकारियाँ आलू की फसल में सामयिक कार्य से जुड़ी हुई। अपनी फसल में सभी सामयिक कार्य करें और आलू की अच्छी उपज प्राप्त करें। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतते रहें। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाना। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। काफी दिन पहले तक किसान भाई बैलों के साथ पीछे पीछे हल, देसी हल होता था, उसके साथ खेती करते थे। अब 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग उन्हें 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। 1 हेक्टेयर खेत की पूरी तैयारी जुताई बुआई के लिए 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। और हम आप सब एडवांसमेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। घर में बैठ करके अपना जो लेजर टाइम है, खाली समय है, उसमें टीवी और समाचार वगैरह देख रहे हैं। किसान रात दिन, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, खेत में घूमता रहता था। 20-20, 25-25 किलोमीटर उसका समय नुकसान होता था। और साथ में खेती के कार्यक्रम में उसे बहुत सारा खेती करने के लिए लगातार बहुत सारा समय और श्रम नष्ट करना पड़ता था। तो मशीनों की उपयोगिता निश्चित रूप से आज मशीनीकरण का युग है। शीघ्रता से समय पर कोई काम हो जाए। पहले के ज़माने में किसान भाइयों की बहुत सारी ज़मीन, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनकी बहुत सारी ज़मीन पड़ती पड़ी रह जाती थी, समय पर खेती नहीं कर पाते थे। तो आधुनिक यंत्रों की सहायता से समय पर खेतों की तैयारी कर सकते हैं। खेती के जितने भी कार्यक्रम हैं, खेत की तैयारी, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, खेत की तैयारी से, जुताई से, उसके बाद खेत की अच्छे से उसकी मिट्टी की तैयारी करने से, बाद में बुआई से, कटाई से, मड़ाई से, किस रक्षा रसायनों के छिड़काव में, जितने भी किस कार्यक्रम है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, सब में आजकल यंत्रीकरण हो चुका है। और किसानों का काफ़ी अच्छा उसमें उनका समय बचता है, श्रम बचता है, पैसा बचता है और आसानी से कृषि कार्यक्रम हो जाते हैं। तो मशीनों की सहायता से समय पर कार्यक्रम हम कर पाते हैं, तो हमारी उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगी और किसान भाइयों की इससे सहूलियत होती है। फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, दोनों एक तरह से हमारे बैंक शब्द से आप समझिए कि गाँव में हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों के बीच में छोटे छोटे हमारे मझोले किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, सभी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना अलग अलग यंत्र ले सकें, क्योंकि यंत्र चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। साथ जितने भी ट्रैक्टर के पीछे यंत्र चलते हैं, सब किसान भाइयों की बस की बात नहीं है। तो सरकार ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि गांव में किसानों के समूह या कोई सक्षम किसान है तो कस्टम हायरिंग स्थापित कर सकता है। 40% छूट मिलेगी किसान भाई को। उसमें ट्रैक्टर है, साथ में आपके खेती में आने वाले कोई भी यंत्र हैं, अपनी इच्छा से आप जो व्यवस्था करना चाहते हैं, आप जुताई वाले, बुआई वाले, कटाई वाले, मड़ाई वाले, सभी यंत्र उसमें शामिल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए कीमत है इसकी। 10 लाख रुपए में 40% छूट मिलेगी। व्यक्तिगत किसान भी ले सकते हैं इसको। ये तो हुआ कस्टम हायरिंग सेंटर। पर्पज क्या है इसका कि किसान भाई जो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे, वो गांव में जो दूसरे नीडी किसान हैं, जिन किसानों को आवश्यकता है, उन किसानों को आप किराए पे देंगे। और क्योंकि सरकार से आपको छूट मिली है, तो जो सरकारी जो बाजार का दर है, मान लीजिए 500 रुपये घंटा कोई मशीन चलती है, किसान लेते हैं, तो आप उससे थोड़ा कम पे 450 में 400 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जिसे सरकार की सब्सिडी, सरकार ने आपको छूट दी है, अनुदान दिया है, तो उसका लाभ बाकी किसानों को भी मिल सके। उद्देश्य है कस्टम हायरिंग सेंटर का। तो इसी तरह फार्म मशीनरी बैंक समूहों के लिए है, जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं,
किसानों की सेवा के लिए जो हमारे समूह बने थे, सोसाइटी ग्रुप में रजिस्टर कर लिया सोसाइटी एक्ट में। ये आजकल FPO है, किसान उत्पादक संगठन है, जो सोसाइटी एक्ट अथवा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्योंकि सरकार की सभी स्कीमें धीरे धीरे चल करके FPO पे केंद्रित हो रही हैं। FPO को धीरे धीरे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो FPO को हम लोग फार्म मशीनरी बैंक भी दे रहे हैं। तो जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, FPO है, इनको फार्म मशीनरी बैंक मिलेगा। इसमें 5 लाख से 15 लाख तक का प्रोजेक्ट है और इसमें 80% छूट है, समूह के लिए 80% छूट है। और इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं कि ये किसान भाइयों को, इसमें जो किसान भाई सक्षम नहीं है उनको किराए पे, कम किराए पे अच्छे यंत्र मिल सकें, समय पे हमारे खेती के काम हो सकें। किसान भाइयों को अब किसी भी कार्यालय में, हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में कहीं भी उनको भटकने की जरूरत नहीं है। इस समय जब किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी किसान सेवा योजना शुरू की है और उसमें upagriculture.com हमारी वेबसाइट है, upagriculture.com। उसमें किसान भाई अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। अधिकांश किसान पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन जो भी किसान भाई बचे हुए हैं पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए खतौनी चाहिए, उनकी आधार चाहिए, और बैंक खाता का विवरण चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। बैंक इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो सब्सिडी है, आपका जो अनुदान है, आपके बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से जाएगा। आपका आधार, आपका बैंक लेकर के आपको पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद समय समय पर हमेशा, अभी जैसे 3-4 बार, इस साल भी 3-4 बार खोल चुके हैं हम लोग। upagriculture.com में आप जाइए, नीचे उसमें लिख करके आता है। जब आप इस साइट में खोलेंगे, upagriculture.com में जाएंगे तो नीचे यंत्रों हेतु टोकन निकालें लिंक आता है। उसको क्लिक करने के बाद आपको वो आधार नंबर मांगता है, पंजीकरण संख्या मांगता है। उसके बाद जो भी यंत्र आपकी इच्छा है, जो पसंद का यंत्र है, उस पसंद के यंत्र को आप बुक करिए। जो हमारे यंत्र 1 लाख रुपए से कम वाले हैं, उसमें से आपको 25 रुपये टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। सिक्योरिटी धनराशि है, जिससे कि अनावश्यक रूप से दूसरे किसानों का हक न मारें। आप जो इच्छुक हैं वास्तव में 25 रुपये जमा करें। 1 लाख से ऊपर वाले यंत्र में 5000 रुपये जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी। बैंक में जाइए, आप जमा करिए। उसके बाद आपको 1 महीने का समय, पराली प्रबंधन में वर्तमान में हम लोगों ने कर दिया है इसको, क्योंकि धान कटाई प्रारंभ हो गई। सामान्य रूप से 1 महीने का समय मिलता है कि आप यंत्र अपनी पसंद की दुकान से, कोई हमारा विभाग की कोई ऐसी आप दबाव नहीं है कि आप कहाँ से यंत्र खरीदें। अपनी पसंद के डीलर से, पसंद के मैन्युफैक्चरर से, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद है उससे यंत्र खूब अच्छी तरह से ठोक बजा करके, मोल भाव करके, कीमत कम करा करके जहाँ से आप चाहते हैं यंत्र खरीदें और यंत्र का बिल अपलोड कर दें। जब आपका यंत्र बिल अपलोड हो जाएगा तो मौके पे हमारे अधिकारी जाएंगे, उस यंत्रों का वहाँ पर आपके साथ, किसान भाई के साथ, यंत्र के साथ फोटो खींची जाएगी। फोटो पोर्टल पे अपलोड होगी। अपलोड होने के सत्यापन के बाद धनराशि सीधे जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, उस बैंक अकाउंट में धनराशि सीधे DBT के माध्यम से अनुदान आपका, इंडिविजुअल यंत्र जो आपके व्यक्तिगत यंत्र में 50%, समूहों वाले में 80%, कस्टम हायरिंग सेंटर में 40%, जो अनुदान है पैटर्न सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था पारदर्शी ऑनलाइन है, किसान खाते में पैसा पहुंच जाएगा।